नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। यूएन समिट ऑन फ्यूचर अर्थात संयुक्त राष्ट्र भविष्य शिखर सम्मेलन 22 और 23 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया और इसका थीम था बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। 2025 में संयुक्त राष्ट्र के स्थापना दिवस का 80वां वर्ष होगा, अर्थात संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुए 80 वर्ष पूरे होंगे। ऐसे में यह सम्मेलन खास हो जाता है। इस सम्मेलन में यहाँ के यूएन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने बहुपक्षवाद को फिर से स्थापित करने की बात की। साथ ही इसके जो अध्यक्ष हैं फिलोमोन यांग, उन्होंने ये बात कहा कि यह समझौता स्थायी, न्याय संगत, शांतिपूर्ण और वैश्विक व्यवस्था की दिशा में हम कह सकते हैं कि एक नींव रखेगा। ऐसे में यह पूरा का पूरा समिट, यह पूरा का पूरा सम्मेलन खास होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें रहीं, किन किन मुख्य बातों पर चर्चा की गई, क्या इसके मुख्य एजेंडे में रहा और साथ साथ पीएम मोदी ने भी इसको संबोधित किया। तो उनके जो संदेश हैं उसमें जो केंद्र है, या हम कह सकते हैं जो केंद्रीय कथानक है, जो केंद्रीय विषय वस्तु है, वो क्या है। तो शुरू करेंगे इस वीडियो को। उससे पहले आपको एक सूचना दे दें कि सामान्य अध्ययन जो फाउंडेशन बैच है उसकी शुरुआत दृष्टि आईएएस की शाखाओं में हो चुकी है, कुछ जगह पर हो रही है। उसकी सूचना यह है कि हमारी करोल बाग शाखा में, प्रयागराज शाखा में, जयपुर, लखनऊ और इंदौर शाखा में इसका प्रारंभ हो चुका है नए बैच का। बाकी शाखाओं की अगर बात करें तो करोल बाग में हिंदी माध्यम में सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच दिनांक 27 सितंबर से शुरू हो रहा है, सुबह 11:30 बजे। प्रयागराज में हिंदी माध्यम का जो फाउंडेशन बैच है उसकी शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है 11:15 बजे से। जयपुर में आईएसजीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है 7 अक्टूबर से सुबह 8 बजे। वहीं लखनऊ में हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच है, उसकी शुरुआत 18 अक्टूबर से सुबह 11:30 बजे से हो रही है। इंदौर में बैच का प्रारंभ हो चुका है। तो ऐसे में ये आपके लिए सूचना थी। अब शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। उससे पहले कि हम समझते हैं कि इस वीडियो की रूपरेखा क्या होगी, इन बिंदुओं के अंतर्गत आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। बात हमने खबर की कि चर्चा में क्यों है, यह संदर्भ वो बताया आपको। क्या है यूएन फ्यूचर ऑफ समिट, इसको हम समझेंगे। और क्या है पैक्ट ऑफ द फ्यूचर, अर्थात ये जो पैक्ट हुआ, ये समझौता हुआ, वास्तव में उसके प्रमुख बिंदु क्या है, उन बिंदुओं को समझेंगे। अब इसमें पीएम मोदी ने क्या कहा उसको भी समझेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा, आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से इसको आप देख सकते हैं। तो बात हम खबर की करेंगे। खबर ये चर्चा में इसलिए ही है क्योंकि यूएन समिट जो है, समिट ऑन फ्यूचर, इसका आयोजन हुआ 22 से 23 सितंबर को आयोजन हुआ। ये न्यूयॉर्क में आयोजन हुआ और इसका जो मुख्य थीम है, उस थीम को आप याद रखेंगे, परीक्षा में कई बार थीम पूछ लिया जाता है, बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान, ये इसका थीम था। इसी की वजह से ये चर्चा में रहा है। अब इस शिखर सम्मेलन में क्या वो मुख्य बातें हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं क्या है फ्यूचर ऑफ समिट, ये समिट क्या है। तो इसकी बुनियाद की अगर हम बात करें तो इसकी बुनियाद आप देखेंगे, शिखर सम्मेलन का जो प्रस्ताव है, एक रिपोर्ट आई थी सितंबर 2021 में। इस रिपोर्ट को कहते हैं आवर कॉमन एजेंडा। इस रिपोर्ट में ही इसका प्रस्ताव रखा गया था और यहीं पर जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को कैसे बेहतर तरीके से उनका समाधान किया जाए, इस दिशा में विचार किए जाने के उद्देश्य से रखा गया। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये जो समिट है, फ्यूचर ऑफ समिट जिसका नाम बोला जा रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि वैश्विक कार्यवाही को पुनर्जीवित करना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वैश्विक समस्या का समाधान है, जैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या है, वो एक वैश्विक समस्या है। तो इस तरह की जितनी वैश्विक समस्याएं हैं जिससे कोई एक खास देश नहीं बल्कि पूरा विश्व पीड़ित है, तो उसके समाधान पर विचार करना, मौलिक सिद्धांतों के प्रति पुनः प्राप्ति के पुनः प्रतिबद्धता जाहिर करना। जैसे मौलिक सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, जैसे अंतरराष्ट्रीय नियम कोई हुआ या कोई सिद्धांत है, उसको लेके जैसे मानवाधिकारों का अगर सम्मान है तो वो हर देश में होना चाहिए। तो इस दिशा में विचार करना, साथ ही साथ बहुपक्षवाद के ढांचे को भविष्य के लिए उपयुक्त बनाना। बहुपक्षवाद का ढांचा क्या है, इसको समझने की जरूरत है। जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात की जा रही है, इसका मतलब यह है कि जो अन्य देश हैं, सभी देशों की आवाज को उस मंच पर वरीयता दी जाए। इस बात को कहा जा रहा है कि बहुपक्षवाद ऐसा ना हो कि कुछ विशेष देश या कुछ विशेष समूहों को वरीयता दी जाए, सारे पक्षों का ध्यान रखा जाए, जो विकासशील देश हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। तो ये इसका उद्देश्य है कि सबको, हम कह सकते हैं कि सबके विकास को ध्यान में रखते हुए जो वैश्विक समस्या है उनका समाधान करते हुए इस समिट को देखा जा रहा है। ये उसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। यहाँ पर प्रतिभागियों की संख्या की बात करें तो इसमें लगभग 4000 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। और इसमें मुख्य वर्ग क्या था, तो जितने राष्ट्राध्यक्ष थे, सरकार के जो प्रमुख थे, वो लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। साथ साथ इसमें आपको कुछ गैर सरकारी संगठनों के सदस्य भी दिखेंगे। इसमें शुरू में 21 और 22 सितंबर की अगर बात करें तो इसमें एक्शन डेज के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है और
साथ साथ देखें यहाँ सभी हितधारक सक्रिय रूप से इसमें भाग लेते हैं और सभी प्रतिभागियों ने कार्यवाही के लिए अपनी प्रतिबद्धताएं व्यक्त की। अब उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं उसको हम आगे एक एक करके देखते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो डिजिटल समावेशन है इसके लिए 1.05 बिलियन डॉलर की प्रतिज्ञा ली गई, अर्थात इतने राशि के निवेश की बात की गई जिससे कि जो डिजिटली हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी की बात की गई, हम कह सकते हैं डिजिटल जो अंतर है उस अंतर को कम करने के लिए यहां पर बात की गई और इस निवेश की इतने डॉलर निवेश की 1.05 बिलियन डॉलर निवेश की बात की गई कि इतना इसमें निवेश करके इसको इक्वालिटी की तरफ हम ले जाएंगे। साथ ही साथ अब देखते हैं क्या है पैक्ट ऑफ द फ्यूचर, इसमें कौन कौन सी बात इस समझौते में शामिल थी, एक एक करके चलते हैं। देखिए सबसे खास बात यह थी कि परमाणु निशस्त्रीकरण की प्रतिबद्धता यहां पर दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि जो पिछले एक दशक में अगर देखें 10 वर्षों की अगर बात करें तो यहां पर परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति हम कह सकते हैं कि पहला बहुपक्षीय ये प्रतिबद्धता हमको देखने को मिल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो परमाणु हथियार हैं उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, किसी भी प्रकार के परमाणु हथियार को हम न रहने दें क्योंकि परमाणु हथियार मानवता के लिए खतरा माने जाते हैं और सदस्य देशों ने यह संकल्प लिया कि भविष्य में कोई भी नया परमाणु हथियार हम ना बनाएं। तो ये पहली खास बात रही। दूसरी बात यह थी कि मानव प्रगति का मापन हो। मानव प्रगति का मापन अमूमन कैसे किया जाता है, जीडीपी उसका आधार होता है, लेकिन यहां पर इस बात पर बल दिया गया कि जो जीडीपी से परे जाकर भी मानव और पृथ्वी की भलाई और स्थिरता को भी इसमें शामिल करना है। इसको कैसे, जैसे कि शिक्षा हो गया, शिक्षा के अलावा आप कह सकते हैं स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य के अलावा पर्यावरणीय स्थिरता सबसे जरूरी बात जो है जिस पर बल दिया गया। इस टाइप के फैक्टर्स को भी, इस टाइप के कारकों को भी ध्यान में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा जो विकासशील देश है, विकासशील देशों की भूमिका पर यहां पर जोर दिया गया और यह कहा गया कि जो विकासशील देश हैं, अंतरराष्ट्रीय जितने वित्तीय संस्थान हैं उन वित्तीय संस्थानों में निर्णय लेने की, ये बात आप ध्यान रखेंगे, उसमें इनकी भागीदारी को, विकासशील देशों की भागीदारी को बढ़ाने की बात पर जोर दिया गया। साथ ही ये कहा गया कि जितने विकास बैंक है इन विकास बैंकों के माध्यम से जो विकासशील देश हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस किया जाए, वित्त पोषित किया जाए ताकि वो ठीक हो सके, ऋण की प्रतिबद्धता उनके लिए दिखाई गई। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो इन संगठनों में विकासशील देशों को अपने विचार भी व्यक्त करने का ज्यादा से ज्यादा अवसर दिया जाए, वहां पर उनकी भी सहभागिता हो, उन्हें भी निर्णय लेने का अधिकार हो। इसके अलावा यहां कहा गया ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, ये इंपॉर्टेंट पहलू है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि डेटा से संबंधित जो भी आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम कानून देखने को मिलते हैं, तो इस चीज को दूर करते हुए, इसका निराकरण करते हुए जो वैश्विक संधियां हैं और जो समझौते हैं उनको लागू करने की यहां पहल की गई जिसमें कि सभी देशों का समावेश हो, अर्थात सब देश मिलकर कुछ ऐसी वैश्विक संधि बनाए, ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे कि जो डेटा से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनकी गोपनीयता से संबंधित समस्याएं हैं, डेटा के हस्तांतरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर किया जा सके, उनके रेगुलेशन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके और डिजिटल सहयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन के लिए पहला एक वैश्विक ढांचे को विकसित करने की दिशा में भी यहां पर बात की गई। जैसे कि सभी लोग हो गए, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, उसको इंटरनेट से जोड़ दिया जाए, ऑनलाइन सुरक्षा को कैसे और बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है, तो इसके दिशा में भी बात किया गया। एआई को सुरक्षित रूप से कैसे संचालित किया जाए, एआई का होना बड़ी बात है लेकिन सुरक्षित रूप से कैसे संचालित किया जाए, इस बात पर भी यहां पर विचार किया गया। इसके लिए भी प्रतिबद्धता यहां पर दिखाई गई। उदाहरण के लिए देखिए, एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल और एआई पर वैश्विक नीति संवाद का निर्माण किया जाए। इसका मतलब एआई का निर्माण किस प्रकार हो, उस पर वैज्ञानिकों की एक टीम बैठकर ये सोचेगी कैसे इसका इस प्रकार निर्माण करें कि ये घातक ना हो, सुरक्षा भी बनी रहे। इसके अलावा आप देखें डेटा शासन की वैश्विक प्रतिबद्धता, मतलब डेटा जो शासन है उसको गवर्न कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक वैश्विक प्रतिबद्धता की दिशा में भी ये कहा गया कि वैश्विक पूरा विश्व एक ऐसा ढांचा विकसित करे कि उसके लिए वो प्रतिबद्धता हो। इसके लिए ग्लोबल गवर्नेंस बनाया जाए, अर्थात पूरा ग्लोबलाइज्ड व्यवस्था हो, पूरे विश्व लेवल पर एक व्यवस्था बनाई जाए कि उसके लिए, जो कि बात पहले भी आपको बताई गई, भविष्य के पीढ़ियों के लिए भी घोषणा की गई। अब इसमें यह कहा गया कि वैश्विक स्तर पर जो युवा हैं वो बहुत महत्वपूर्ण, उनको अवसर प्रदान करने की जरूरत है। इस बात के लिए भी यहां पर संकल्प लिया गया जिससे कि वे अपने जीवन को आकार देने वाले निर्णयों में भाग ले सके। तो हम कह सकते हैं कि युवाओं पर भी ये फोकस किया गया यहां पर। साथ ही साथ युवा प्रतिनिधि जितने भी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज अपनी देने का अवसर दिया जाए ताकि उनके विचार क्या हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं, इस बात को जाना जा सके। तो ये बात मुख्य रूप से इसके केंद्र में रहे। अब हम जानते हैं कि पीएम मोदी के द्वारा
किन किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया, किन किन बातों को प्रमुखता से उजागर किया गया। तो देखिए क्या कहा पीएम मोदी ने। तो सबसे पहली बात इन्होंने कही कि संघर्ष, शांति और सामूहिक शक्ति। इन्होंने कहा कि संघर्ष जो है वो किसी चीज का समाधान नहीं है, समाधान शांति में है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही, सामूहिक शक्ति की बात कही कि कोई भी देश, कोई भी लोग या कोई भी व्यक्ति अकेले शक्तिशाली नहीं होता है, शक्ति हमेशा सामूहिक होती है। तो एकजुट होने की बात इन्होंने कही और कहा कि मानवता की सफलता युद्ध में नहीं है। आप देख रहे हैं कि विश्व के हर जगह पर कहीं ना कहीं क्लैशेस हैं, युद्ध हो रहे हैं। इस बीच इन्होंने इस बात पर बल दिया और कहा कि सामूहिक शक्ति में ही वास्तव में शक्ति निहित होती है। और साथ ही साथ इन्होंने जो वैश्विक लेवल की संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में सुधार की बात की। इन्होंने कहा कि विकास के लिए जितनी भी वैश्विक संस्थाएं हैं उनमें सुधार की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उसमें जो विकासशील देश हैं वो कहीं पीछे न छूट जाएं, उनकी भी भागीदारी को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उन्होंने संघर्ष के कुछ नए क्षेत्र जो उभर रहे हैं वहां भी ध्यान आकर्षित किया। नए क्षेत्रों की अगर बात करें तो आतंकवाद तो एक प्रमुख समस्या है ही, जिसको लेकर संघर्ष दिखाई देता है। साथ साथ उन्होंने कहा कि संघर्ष के कुछ नए क्षेत्रों में अगर बात करें तो साइबर हो गया, समुद्री क्षेत्र हो गया और अंतरिक्ष का क्षेत्र हो गया। ये कुछ नए ऐसे क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं जो संघर्ष जहां पर हो सकता है। तो यहां पर भी ध्यान पीएम मोदी जी के द्वारा यहां पर आकर्षित कराया गया। साथ ही ग्लोबल डिजिटल शासन की बात, जो कि मुख्य कथानक में पहले बताया जा चुका है, केंद्रीय विषय था, उसके दिशा में भी इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संप्रभुता भी बनी रहे, अखंडता भी बनी रहे। इसके लिए एक वैश्विक डिजिटल शासन अर्थात वैश्विक एक ग्लोबल लेवल पर एक डिजिटल एक गवर्नेंस की बात इनके द्वारा की गई है। और साथ ही साथ इन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल को लेते हुए जो लोकतंत्र की इंपॉर्टेंस है उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने कहा कि भारत चूंकि सबसे बड़ा विश्व का लोकतंत्र है और 1.4 अरब भारतीयों की ओर से उन्होंने ऐसे देशों को जहां पर लोकतंत्र है उसके लिए भी शुभकामनाएं दी और ये कहा कि मानव केंद्रित दृष्टिकोण हमेशा होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य पर चर्चा करते समय हमेशा आपको मानव केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे मानव का अहित न हो सके। साथ ही साथ गरीबी उन्मूलन और सतत विकास की भी इन्होंने बात की, क्योंकि इन्होंने इस बात को बताया कि विकास हम आज भविष्य की कीमत पर नहीं कर सकते हैं, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। और एसडीजी रिपोर्ट अगर 2024 की बात करें तो अभी तक 17% केवल एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सका है। तो इस दिशा में भी इन्होंने कहा कि सतत विकास को और गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकलने की जो सफलता है उसकी तरफ भी उन्होंने विश्व का ध्यान आकर्षित कराया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये अनुभव विशेष रूप से जो ग्लोबल साउथ के क्षेत्र हैं, जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनके साथ भी हम साझा करेंगे कि वो भी कैसे इसका लाभ उठा सकें। ग्लोबल साउथ बेसिकली वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि राजनीतिक और आर्थिक कॉन्सेप्ट है जो कि विकासशील या कम विकसित देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में हमने सफलता प्राप्त की है, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के साथ भी इस अनुभव को हम साझा करेंगे। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र सुधार यूएनएससी में भी इन्होंने स्थायी सदस्यता की जो आकांक्षा है भारत की उसको फिर से दोहराया, उसकी भी बात यहां पर की उन्होंने। और यह भी कहा कि इन संस्थाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। इन संस्थाओं में उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल साउथ की जो देश हैं उनको भी कहीं ना कहीं, जो विकासशील देश हैं उनकी भी कहीं ना कहीं भागीदारी को और बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। साथ ही साथ अफ्रीकी संघ की जो G20 में सदस्यता है उस तरफ भी इन्होंने ध्यान आकर्षित कराया और कहा कि नई दिल्ली में जो शिखर सम्मेलन हुआ था, अफ्रीकी संघ को G20 में स्थायी सदस्यता दिलाने का जो प्रयास हुआ उसका उल्लेख भी इन्होंने किया था। आतंकवाद के खतरे के बारे में इन्होंने बात की, साथ ही सुरक्षित तकनीकी की बात की। इन्होंने कहा तकनीक का इस्तेमाल तो ठीक है ही, लेकिन इसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा। तकनीकी डिजिटलीकरण होने के साथ साथ इसके सुरक्षा की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, इसलिए इसके लिए एक संतुलित विनियमन की जरूरत है। राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा की भी बात इन्होंने की कि वैश्विक डिजिटल शासन की जरूरत के साथ भारत अपनी डिजिटल सार्वजनिक जो अवसंरचना है, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको पूरी दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार है। और अंत में उन्होंने जो बात कही उसमें उन्होंने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इस प्रतिबद्धता को इन्होंने दोहराया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी को लेकर जो वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, मतलब सबका भविष्य मानव केंद्रित दृष्टिकोण को देखते हुए निर्धारित होना चाहिए। तो ये बातें पीएम ने अपने संदेश के माध्यम से कही। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके सामने, इसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रश्न है, भविष्य शिखर सम्मेलन 2024 का मुख्य विषय क्या था? विकल्प आपके सामने है। ए है सतत विकास के लक्ष्य, विकल्प बी बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान, विकल्प सी जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा, या विकल्प डी वैश्विक गरीबी उन्मूलन।
तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।